नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके निवेश की, आपके इंश्योरेंस की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें उसका पहला कदम होता है सही तरीके का इंश्योरेंस और सही तरीके की निवेश की रणनीति। आप भले ही अपनी ज़िंदगी में पहली कमाई लेकर बैठे हैं और आगे सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ना चाहिए, या आप रिटायर हो चुके हैं और अपने लिए जो इकट्ठा किया हुआ कॉर्पस है उसको सही तरीके से निवेश करना चाहते हो ताकि वो आपके काम आए और आपको कमा कर दे। हर तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं इस शो में और आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं आज का मुद्दा क्या है उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लें और साथ ही हमारा यूट्यूब भी, जहाँ पर हम अपने शो को लाइव ले जाते हैं। अपने सवाल आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल हो, क्योंकि इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपको जवाब आपको मिलता है पूछने पर। तो अपने सवाल आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आज हेल्थ केयर कॉर्पस कैसे खड़ा करना चाहिए, सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए, कितना कवर काफ़ी होता है, या अपने लिए एक इमरजेंसी फंड या हेल्थ इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व क्या होता है। और साथ ही अगर आपको अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड बनाना हो जिसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आपके काम आ सकता है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराती हूँ। सिद्धार्थ सिंगल जुड़ गए हैं, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से, और साथ ही वैभव काटजू फाउंडर सीईओ है इनका इंश्योरेंस और बोर्ड मेंबर एट IMNU। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। सिद्धार्थ, आपके पास मैं आऊँगी। कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर काफ़ी होता है, क्या इसको लेके कोई परिभाषा है? देखिए, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है जब भी कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, क्या आपकी एज है और कहाँ आप रहते हैं, तो इन तीन पैरामीटर्स पे जनरली एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवर यूजुअली रिकमेंडेड होता है। तो मान लीजिए अगर आप एक फैमिली हैं जिसमें दो बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ हैं, आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो वहां पे आप मिनिमम व्हाट वी रिकमेंड इज कि आप 25 लाख का सम इंश्योर्ड लें। अब अच्छी बात यह है कि काफी सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर में ज्यादा कवरेज के अमाउंट्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के अभी अमाउंट अवेलेबल हैं जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में आपका एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड ना होकर आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक भी ले सकते हैं। बट मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बहुत ज्यादा है, अगर आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पे चले जाते हैं तो एक वीक का खर्चा हो सकता है 8-10 लाख रुपए आए, या हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बीमारी उससे ज्यादा भी आए। तो रिकमेंडेड ये है कि एटलीस्ट आप 25 लाख का कवर लें। इफ पॉसिबल, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इनफैक्ट ज्यादा का कवरेज लें, जितना ज्यादा लें उतना बेहतर है, क्योंकि जो एक तरीके से इंक्रीमेंटल खर्चा आता है 25 लाख से 50 लाख लेने पे या 50 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेने पे, वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम अमाउंट में आपका कवरेज बहुत ज्यादा बन जाए, तो आप एक सुपर टॉप अप प्लान भी ले सकते हैं। वाइल अगर आप किसी, मान लीजिए Tier 2 Tier 3 सिटी में रहते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट आप 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लें। जितना ज्यादा लें वो बेटर है, बट मिनिमम का सम इंश्योर्ड लें। अगर आप एक फैमिली हैं या फिर इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी आई वुड से कि आपको इतना लेना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होगा। आपने खैर बेसिक क्राइटेरियाज और थंब रूल्स सिद्धार्थ यहाँ पर बता दिए हैं और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए नोट डाउन करने के लिए, या कम से कम अगर आप पहला स्टेप लेना चाहें। मेरा सवाल है वो ये भी होगा कि लुकिंग एट द इन्फ्लेशन कॉस्ट, ये कम भी तो पड़ सकता है और हर वक्त आपको अपना कवर और अपनी कवरेज अमाउंट रिन्यू कराती रहनी पड़ेगी, अकेले हो, फैमिली के साथ हो, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, इसमें तो मैं लाइफ और बाकी इंश्योरेंस के एस्पेक्ट तो गिन ही नहीं रही हूं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस आ गई हैं। अब ऐसे में समझ में नहीं आए कि आप अपनी बचत को संभालें, निवेश को संभालें, अपने कर्ज को संभालें या इंश्योरेंस के खर्चे को संभालें। हालांकि GST को लेकर राहत है, लेकिन वो उतनी राहत नहीं है कि आप अपने लिए कम कवरेज ले लें।
वैभव। बिल्कुल। आपकी चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली हैं। पहली चीज तो ये कि आज क्या ये रूल ऑफ थंब, जैसे दीपक ने बिल्कुल सही बोला, दिल्ली बॉम्बे में किसी के लिए 25 लाख, या लेट्स से इंदौर में, भोपाल में, या किसी और शहर में शायद 10-15 लाख ठीक हो। बट ये बहुत जरूरी है ये भी देखना कि अपन किस एज पे हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, एंड कितने लंबे टेन्योर के लिए ले रहे हैं। तो अगर कोई 30-35 साल का है और मेडिकल इन्फ्लेशन जो आपने बोला बहुत हाई है, इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन तकरीबन 14-15-16% तक जाता है, जो रिटेल इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा है, और आपकी सैलरीज भी उस लेवल से नहीं बढ़ रही होती हैं। तो एक ये जरूरी है थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के एक बड़ा कवर लिया जाए। अगर आप यंग हैं, तो आज जब अगर एंटर करते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन बेटर रहेगी। हो सकता है 10-15 साल बाद अगर आप वो बढ़ाना चाहें तो बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बहुत सही चीज सिद्धार्थ ने ये भी कही थी कि अगर आप 25 से 50 जा रहे हैं या 50 से 1 करोड़ जा रहे हैं, तो जो इंक्रीमेंट है प्रीमियम का वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है कंपेयर टू द सम एश्योर्ड जो बढ़ रहा है। तो आप सिर्फ आज 2025 के हिसाब से ना, अगर आप यंगस्टर हैं तो 2035 2040 के भी खर्चों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें और उस हिसाब से आप लें, क्योंकि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है बहुत हाई होता है। जीएसटी जीरो हो जाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, जो आपका 18% एडिशनल जा रहा था, तो जो 118 या 100 236 रुपए की चीज होगी वो आज 100 की या 200 की मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है खरीदने की। अभी कुछ टाइम में हो सकता है बेस रेट फिर से एडजस्ट हो, रिटेल इन्फ्लेशन को देख के, हेल्थ इन्फ्लेशन को देख के, और जीएसटी का जो कॉस्ट है उसको देख के। अगर आज की तारीख में आपको जितना ज्यादा ढंग का कवर आप ले सकें, अफोर्डेबिलिटी। और एक और चीज आपने कविता जो बोली कि ईएमआई भी हैं, स्कूल के खर्चे हैं बच्चों के, आपको सिप करनी है, आपको और तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं और इंश्योरेंस करनी है, तो वही 100 रुपए जो घर आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे डालें। हमेशा आप ये रखिएगा ध्यान, रूल ऑफ थंब इसको भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए घर में आ रहे हैं तो उसमें से 3-4-5 जो भी आपको, एक छोटा अमाउंट, कोई ज्यादा नहीं, वो हमेशा अपने प्रीमियम्स के लिए असाइड करके रखना चाहिए। क्योंकि वही 100 रुपए से जो आप 2 या 3 रुपए का या 4 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, वो आपकी नीड में आपकी पूरी सेविंग्स को बचा सकेगा। तो जैसे सिद्धार्थ बोल रहे थे 20-25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, अगर किसी को सपोज करिए सडनली एक हफ्ते का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या 8-10 लाख का खर्चा हुआ, अगेन सिद्धार्थ के एग्जाम्पल पे बात करते हुए, वो 10 लाख का जो उसने म्यूचुअल फंड बना रहा होता, कॉर्पस या एफडी बना रहा होता, वो कम से कम 5-7 साल की सेविंग्स के बाद बनाता। एक झटके में उसकी 5-7 साल की सेविंग्स चली जाती। तो इसलिए मैं हर जने को कहता हूँ कि जब भी यंगस्टर भी शुरू कर रहे हैं पहली जॉब, तो अपनी पहली सैलरी में से 5 रुपए आउट ऑफ 100, जो भी उनकी 100 रुपए की सैलरी है, निकालें और आज की तारीख में मेडिकल एसेट कर ले। तो वो बहुत जरूरी है। वैभव, आप क्या सलाह देंगे ऐसे समय में? इमरजेंसी कॉर्पस, देखिए फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसमें से भी आपको हेल्थ को कितना अलग इंपॉर्टेंस देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ ने जैसे बोला कि दोनों अपने अपने मायने रखते हैं, मगर एक मैं इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा अलग रखना चाहूंगा कि जो हेल्थ कॉर्पस है वो एक अलग रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है एक इमरजेंसी कॉर्पस इसलिए होता है कि किसी की जॉब चली गई, सैलरी चली गई, या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हुआ, तो उसकी लाइफस्टाइल चलती रहे, वो एक इमरजेंसी कॉर्पस है। बट एक हेल्थ कॉर्पस भी एक उसी के अंदर रखना चाहिए, जो किसी भी तरह के, क्योंकि आप अगर आप बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेके बैठे हैं, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है, उसमें 2 दिन लग सकता है, हो सकता है 1 दिन लग जाए, इनिशियल एक्सपेंसेस आएंगे कुछ, और हॉस्पिटल में जब आप एंटर हो रहे हैं और आपको डिपॉजिट करना है, तो आपके कुछ तरह के एक्सपेंसेस लग ही जाते हैं जो इंश्योरेंस से शायद कवर ना हो या कवर होने में टाइम लगे। तो किसी भी समय पे आम तौर पे ये एज अ परसेंटेज ना बोल के मैं ये जरूर इस तरह से बोलूंगा कि स्पेसिफिकली 2 से 5 लाख रुपए तो हमेशा ही हेल्थ इमरजेंसी के लिए रखने चाहिए। जो कई बार हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कैशलेस हॉस्पिटल नहीं मिल रहा हो, आप कहीं ऐसी रिमोट लोकेशन पे हैं जहां पे आपको थोड़ा और इमरजेंसी हो, तो मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरह की हो, 2 से 5 लाख रुपए तो हमेशा ही रखना चाहिए। ओवर एंड अबव जो सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही बोला, 6 महीने 7 महीने का आपका सैलरी का हो, विच इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी से, एंड उसको छोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपका 2 महीने 6 महीने नहीं हो सकता, आपका या 2 या 3 साल सैलरी के बराबर का भी कॉर्पस आप रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। बट एज अ रूल मैं हर जने को यही बोलता हूँ कि, और अच्छा एक और खास तौर पे चीज है, ये जो कॉर्पस आप रख रहे हैं प्लीज लिक्विड एसेट्स में रखें। कोई ये ना सोचे कि मैंने ये कॉर्पस रख लिया है एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी लिंक्ड है, या कोई ऐसे कॉर्पस रख लिया है जो थोड़ा सेंसिटिव है मार्केट को लेके, या किसी चीज को जहां पे भी वो 100 रुपए आपका 80 रुपए हो सकता है।
ये मेडिकल इमरजेंसी कॉर्पस आप हमेशा या तो एफडी में रखें, सेविंग्स अकाउंट में रखें, या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड या किसी ऐसी चीज में रखें जो कि आपको पता है कि सेफ है, 6-7%, 5% रिटर्न भी दे रहा है, तो भी एटलीस्ट एट एनी डे आपको वो डेप्रिशिएटेड अमाउंट ना मिले, क्योंकि वो कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है और इमीडिएट जरूरत पड़ेगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते मैं 10 दिन तक वेट कर लूंगा। तो ये दो चीज बहुत खास तौर पे आपको रखनी चाहिए, अमाउंट और किस इंस्ट्रूमेंट में आप रख रहे हैं। और राइट, चलिए, मेरे ख्याल से चर्चा लंबी जा सकती है, लेकिन फिलहाल मुझे इस चर्चा को, इस टॉपिक को यहीं समेटना होगा। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन दिया, और सही हेल्थ इंश्योरेंस और सही अमाउंट की कवरेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इमरजेंसी फंड क्योंकि आप खड़ा कर ही रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से उसको आप निवेश करें। लिक्विड फंड में आप वो पैसे जमा कर सकते हैं, आप स्वीप एफडी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपना इमरजेंसी और कंटिजेंसी फंड खड़ा करने के। फिक्स डिपॉजिट अमूमन आपको डिस्करेज किया जाता है क्योंकि तोड़ना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा ऐसे विकल्पों में निवेश करें जहां पर विद इन 24 आवर्स आपको आपके पैसे मिल जाएं जब भी ज़रूरत हो। चलिए, इसी के साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। लेकिन इसी नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक अब लेती हूँ, और ब्रेक के उस पार हम फोकस करने वाले हैं आपके सवालों पर, और बताएंगे यहाँ पर दर्शकों को जिनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सहायता चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे साथ पंकज मटपाल जुड़ेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2000 रुपये, बंधन स्मॉल कैप 2000 रुपये, कोटक का मल्टी कैप है 2000 रुपये, डीएसपी वैल्यू फंड इनके पास भी है, इसमें भी 2000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 साल तक करना चाहते हैं। 2 करोड़ इनकी मंशा है इकट्ठा करने की इस पोर्टफोलियो में से, और कोई बदलाव अगर करने हैं तो आप इनको बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप फंड्स पे इनको सलाह दें। ये वैल्यू फंड किस तरह के होते हैं सर? डीएसपी वैल्यू फंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है, कुछ बताइएगा इसके बारे में। एक तो फंड की कैटेगरी क्या है, एक्सपोजर क्या है, परफॉर्मेंस न सिर्फ इस फंड की बट अक्रॉस द कैटेगरी जो फंड्स है उनकी परफॉर्मेंस। सर कविता जी नमस्कार। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले शुरू करते हैं कि जो टारगेट लिया हुआ है वो कैसे अचीव होगा। तो ये जो एसआईपी कर रहे हैं, हालांकि पिछले 3 साल से कर रहे हैं, पर कितनी वैल्यू इकट्ठा हो चुकी है वो नहीं मालूम है। तो यदि हम 12% के CAGR पर मानकर चलें कि 20 साल में टोटल कितना पैसा बनेगा, तो 13,000 की एसआईपी से 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। इनका टारगेट 2 करोड़ का है, तो यहाँ पर यदि 10% से स्टेप अप करते हैं तो करीब 2 करोड़ 42 लाख इकट्ठा हो सकता है। तो जो टारगेट है वो तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 20 साल की बात हो रही है, और 10% से हर साल बढ़ाना ये भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है इनकम भी बढ़ती है। पर मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब 20 साल की आप बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ की वैल्यू 2 करोड़ नहीं रहेगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को आप फैक्टर इन कीजिए। यदि हम 6% की भी महंगाई दर इन्फ्लेशन मानकर चलते हैं तो 2 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल के बाद करीब 62 लाख के आसपास रह जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि क्या आपकी जरूरत है, उसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसे आप जरूर समझें। दूसरी बात कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना चाहिए। देखिए, वैसे सारी स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन ज्यादा है, मतलब डायरेक्टली हो लार्ज कैप फंड के जरिए, या फिर जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उनके जरिए भी लार्ज कैप में एलोकेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो लार्ज कैप एलोकेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर यदि आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है उसे आप स्विच कर लें, आगे की एसआईपी आप करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि वैल्यू फंड्स क्या होते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट में कई स्टाइल होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि डाइवर्सिफाइड फंड है तो उसका निवेश हर सेक्टर्स में होंगे, हर तरह के मार्केट कैप में हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्टाइल होते हैं, जैसे कि ग्रोथ है या वैल्यू है। ग्रोथ में फोकस ये होता है कि जो स्टॉक्स हैं, चाहे भले ही वो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगे हों, पर वहां पर अच्छा पैसा बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसमें है और कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर फंड मैनेजर्स ये सोचते हैं कि हम ग्रोथ स्टॉक में जाएंगे और वहां पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कोई चीज महंगी है तो हम महंगी चीज बाय कर रहे हैं, भले ही बढ़ने की उम्मीद तो है पर महंगी खरीद रहे हैं तो वो गिरावट भी ज्यादा आ सकती है।
तो वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशंस रीजनेबल होती हैं, यानी कि जैसे सेल में कोई चीज सस्ते में मिल रही होती है, ऐसी समझ लीजिए कि अच्छे स्टॉक्स हैं पर इस वक्त पर सस्ते दाम में अवेलेबल हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग होती है। तो जो डीएसपी वैल्यू फंड है, ये जैसे दूसरे वैल्यू फंड होते हैं उसी तरह से जो स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं, अंडर वैल्यूड हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। ऑलराइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हम लेना चाहते हैं, जहां पर कुणाल शर्मा का सवाल है ये। और ओके, आई थिंक उसके पहले हम एक रवि राय जी का सवाल ले लेंगे। ये इन्होंने कुछ फंड्स में पैसे लगा रखे हैं, 1.5 करोड़ का इनका लक्ष्य है, 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। HSBC का मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, SBI का फोकस्ड है, HDFC का स्मॉल कैप है, एक्सिस का मिड कैप है, मिरा एसेट लार्ज कैप है, ICICI का बैलेंस एडवांटेज है, HDFC का फोकस्ड फंड भी है इनके पास। और करंट वैल्यूएशन 14 लाख ये बोल रहे हैं, 10 साल 1.5 करोड़ रुपए। देखिए अगेन अगर हम देखें जो 14 लाख इकट्ठा हो चुके हैं प्लस 17,700 की SIP है, 12% के CAGR पर 10 साल में करीब 83 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। अब इनका टारगेट जो है वो बड़ा है, 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट काफी बढ़ाना होगा क्योंकि जो वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रही है और जो टारगेट है उसमें गैप काफी है। तो मैंने कैलकुलेशन की है, अगर आप 33,000 रुपया महीना SIP करते हैं अभी से और फिर 10% से स्टेप अप भी करते हैं, तब ये मुमकिन दिखाई दे रहा है कि आप 10 साल में इकट्ठा कर पाएंगे 1.5 करोड़ रुपए। अगर आप ये अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं, स्टेप अप नहीं करते हैं, तो आपको 21 साल लग जाएंगे 1.5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। इसलिए एक बात तो तय है कि टारगेट 1.5 करोड़ अचीव करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। जहां तक सवाल है, पोर्टफोलियो का स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन फोकस्ड कैटेगरी में 2 फंड्स हैं, SBI फोकस फंड भी है और HDFC फोकस फंड भी है। तो मेरी राय यह है कि SBI फोकस फंड से निकलकर आप SBI कॉन्ट्रा फंड में चले जाएं तो आपको एक अलग स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। और जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि वैल्यू जो स्टाइल होता है, इसी तरह से करीब करीब कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं वो भी उसी तरह का स्टाइल होता है, जहां पर इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो एक अलग स्टाइल रहेगा पोर्टफोलियो में। फोकस फंड से कॉन्ट्रा में आप स्विच हो सकते हैं, बाकी सभी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी SIP को। ऑलराइट सर, यहाँ पर एक और सवाल हम ले लेते हैं और ये सवाल कुणाल शर्मा का होगा। इनकी उम्र 36 साल की है, 1 CR का टारगेट, 15 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। UTI 50 इंडेक्स, एक्सेस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं SIP के जरिए। लगभग 4,000, 4,500 और 3,500 के आसपास की इन्वेस्टमेंट लगभग सभी फंड्स में ये कर रहे हैं एक एक करके। बताइएगा सर, कितना पर्याप्त होगा, कितना स्टेप अप करना होगा? देखिए 15 साल में अगर ये बात करें 1 करोड़ की, तो यहां पर अगेन 12% के CAGR पर मैंने कैलकुलेट किया है, तो 95 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो काफी करीब है टारगेट के। सिर्फ 1,000 से SIP बढ़ा दें तो भी ये शायद अपना गोल अचीव कर लेंगे 1 करोड़ का। पर मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही हो तो महंगाई दर को ध्यान में रखिए, और उस हिसाब से मैं कहूंगा कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। 10% से स्टेप अप करेंगे तो करीब 1 करोड़ 65 लाख की उम्मीद कर सकते हैं 15 साल में। तो स्टेप अप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर मैं बता दूं कि 6% की महंगाई दर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1 करोड़ की वैल्यू 15 साल के बाद करीब 42 लाख ही रह जाती है। तो स्टेप अप जरूर करें, अदरवाइज आप अपने टारगेट के आसपास हैं। और सभी स्कीम अच्छी हैं, कोई बदलाव की यहां पर जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, इन्हीं में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कुछ सवाल हैं जो रह गए हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ आज की इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और उन्हें निवेश के कई सारे गुर भी यहाँ पर सिखाए। धन्यवाद आपका। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी जो है आप हमें अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी, और साथ ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं नया, किसी नए निवेश के विकल्प में आप पैसे लगाना चाहते हैं, आपके लिए वो सही है या नहीं, इस तरह के बुनियादी सवालों पर अगर आपको किसी भी तरह की सलाह चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए हैं। यूट्यूब पर हमारे शोज देख लीजिए जो अब इस
इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुलाकात होगी आपसे कल फिर से, तब तक नमस्कार।